दोस्तों, वो गाना तो आपने सुना ही होगा, बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया की आंखों के तारे। लेकिन जरा सोच कर देखिए, माँ बाबा के यही आंखों के तारे अगर एकाएक उनकी आंखों से ओझल हो जाए तो क्या होगा। क्या होगा अगर वो बच्चे ऐसी रहस्यमय जगह पर चले जाएं जहाँ पर उन्हें ढूंढना शहर की पुलिस के लिए भी माथे का पसीना बन जाए। आज की हमारी ये कहानी साउथ कोरिया के ऐसे ही एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ पर सन 1991 में कोरिया के एक छोटे से गांव से 5 बच्चे देखते ही देखते गायब हो गए और कई सालों बाद ऐसी खबर सामने आई कि पूरा साउथ कोरिया हिल गया। नमस्कार, मूवी स्ट्राइप की एक और रोचक कहानी में 2011 की साउथ कोरियन मूवी चिल्ड्रन, डायरेक्टर क्यो मान ली, IMDb 7.1। दोस्तों, हमारी एम्प्टी फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमसे कहानी सुनना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपकी तरफ से भी थोड़े लाइक, शेयर, हार्ट्स, कमेंट्स पक्के से करें। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करे, सब्सक्राइब तो कर दो। आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे यार। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। साउथ कोरिया का एक छोटा सा गांव, दिनांक 25 मार्च 1991। गांव के आसपास होने वाले इलेक्शन की वजह से स्कूल की छुट्टियां चल रही है। उसी गांव के 5 बच्चे अपनी छुट्टियां का मजा लेते हुए गांव के पास के एक पहाड़ी की तरफ घूमने निकल गए। वो सभी आज बहुत खुश है, लेकिन फिर वहां से वो कभी लौट कर नहीं आए। यहाँ दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों में से एक जुंगहो की माँ को अचानक काम करते हुए बहुत तेज दिल में दर्द होने लगा। अब शाम हो चली, बच्चे जब अभी तक घर नहीं पहुँचे तो उनके घर वालों को चिंता सताने लगी और एक दूसरे के घर पर फोन करके पता चला कि कोई घर नहीं पहुँचा है। इसके बाद वो सभी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आए, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं कि एक साथ 5 बच्चे ही कैसे गायब हो गए। 24 घंटे पूरे होने से पहले वो कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकते और ऊपर से इलेक्शन का प्रेशर है। पुलिस ने उन्हें सांत्वना देकर सबको उसी दिन लौटा दिया। धीरे धीरे समय बीत जाता है, इलेक्शन का काम भी खत्म हो चुका है, लेकिन बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे। अब तक ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल चुकी थी। फौरन पुलिस की एक बड़ी सी फोर्स ने उन बच्चों को ढूंढने का काम शुरू किया। या टीवी के खबरों पे भी घोषणा कर दी गई कि जिसने भी इन बच्चों का अपहरण किया है, अगर वो खुद से सामने आए तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। यहाँ पुलिस फोर्स के द्वारा बहुत ढूंढने पे भी बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब महीने भर हो गए हैं बच्चों के लापता हुए। उनके माँ बाबा ने ना जाने कितनी कोशिशें की, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या नहीं किया। आखिर में वो एक न्यूज चैनल के पास पहुंचे, जहाँ वो लोगों से उनकी मदद करने की गुहार लगाते हैं। इसी न्यूज चैनल का जर्नलिस्ट होता है कांग, लेकिन उसके अंदर किसी इंसान के लिए कोई दया माया नहीं है। उसे चाहिए बस एक सनसनी खबर जिनमें भरपूर ड्रामा हो, जिसे बेचकर वो पैसे कमाए और अपने करियर को आगे लेकर जाए। यही उसके काम करने का तरीका है। यहाँ पुलिस स्टेशन में अभी भी हर दिन कोई न कोई फोन करके अपने थ्योरीज बताते हैं। किसी का मानना है कि नॉर्थ कोरिया उन्हें पकड़ कर ले गया और कोई कहता है कि एलियन ने उन्हें उठा लिया। ऐसे ही एक एक दिन गुजरने लगा। अब यहाँ डिटेक्टिव पार्क सभी बच्चों के घर के टेलीफोन पे कॉल रिकॉर्ड और कॉल ट्रेस करने की व्यवस्था कर रहा है। साथ ही उन्हें बताया कौन से बटन से कॉल ट्रेस होता है। इधर पुलिस और बच्चों के परिवार वाले अपने बच्चे की खोज में जी जान लगा देते हैं और ऐसे एक एक दिन, महीने और गुजर गए 5 साल। लोगों ने तो इस हादसे को भुला दिया। भुला ना पाए तो वो 5 बच्चों के परिवार वाले, उनके अपने बच्चों को ढूंढने की ये लड़ाई बिना रुके ही चलती जा रही है। अब यहाँ दिखाता है कि वही न्यूज के जर्नलिस्ट कांग को एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अवार्ड मिल रहा है, लेकिन यह खुशी उसकी कुछ पलों के लिए ही थी, क्योंकि उस पे इस डॉक्यूमेंट को बनाने पे एक इंक्वायरी बिठाई गई है। उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री को सही साबित दिखाने के लिए जानबूझकर हिरन को खाना देना बंद कर दिया था, ताकि वो फिर हिरन के खाने के अभाव को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बना सके। अब सजा के तौर पे उसका सियोल शहर से उसी गांव में तबादला कर दिया गया। यहाँ इतने साल हो गए, लेकिन आज भी उन बच्चों की खोज जारी है। अब रात में कांग अपने सहकर्मियों के साथ खाना खा रहा है और उसने कहा, इतने साल हो गए हैं, क्यों पुलिस बेकार ही इस खोज में लगी है। ना तो इस कहानी में कोई ड्रामा है, ना ही कोई मसाला। दरअसल उसे इसी घटना पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ भेजा गया है, जिसमें कि उसे रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं। ये सुनते ही कांग का बॉस गुस्से में बोला, ये बात तुम उन 5 लापता बच्चों के परिवार को बोल सकोगे? इसके बाद अगले दिन रिकॉर्ड रूम में कांग की नजर उसी 5 लापता बच्चों की रखे फाइल पर गई। उसे भी एक बार के लिए कौतूहल हुई और उसने
उसे अच्छे से घाटना शुरू किया। देखते देखते उसके हाथ वहीं के एक लोकल प्रोफेसर की वीडियो टेप लगी, जिसमें वो कह रहा है इलेक्शन में बाधा डालने के लिए ही उन बच्चों को अगवा किया गया था और उसके बाद कुछ तो ऐसी गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से ये बच्चे वापस नहीं लौट सके। कांग इस इंटरव्यू को बार बार देखता है और अगले ही दिन वो सीधा सबसे पहले उन्हीं प्रोफेसर से मिलने पहुंचा। कांग ने सीधे सीधे प्रोफेसर से कहा, तुम बच्चों के लापता होने का दोष उनके माता पिता को समझते हो ना? ये बात मैं तुम्हारे इंटरव्यू से ही समझ गया था। अब प्रोफेसर उसे अपने कमरे में ले आया, जहां वो इन लापता बच्चों का अपना खुद अलग से एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो बोला, ये बच्चे गायब नहीं हुए हैं, इन्हें कराया गया है क्योंकि गांव के बच्चे अक्सर पहाड़ पर जाकर खेला करते थे और सीधे शाम को घर आते। लेकिन उस दिन बच्चों के खेलने जाने के कुछ घंटे बाद ही जोंगहो की माँ बच्चे को ढूंढने निकल गई थी। और यही नहीं, उसी ने सबसे पहले दूसरों को फोन करके बच्चों के लापता होने की बात कही थी। उसके बाद उसने कांग को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया जिसमें लापता होने के 2 महीने बाद जोंगहो ने अपने घर पे फोन किया था और उसकी माँ ने बड़े ही शांति से बस 2 सवाल किए, क्या तुम जोंगहो हो? हाँ में जवाब आने पे दूसरा सवाल कि तुम कहाँ हो? थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आने पे जोंगहो की माँ ने फोन रख दिया। अब प्रोफेसर बोला, जिस माँ का बच्चा 2 महीने से लापता हो, वो माँ के अपने बच्चे के फोन आने पे इतना ही शांत रह सकती है? और भला क्यों नहीं उसने कॉल ट्रेस करने वाली बटन को दबाया? अगर उसने ये किया होता तो उसी दिन ही जोंगहो को ढूंढ लिया जाता ना। तो तुम समझ रहे हो, बच्चों के गायब होने में इनका ही हाथ है या इन्हें कुछ तो पता है। इसके बाद कांग डिटेक्टिव पार्क के पास गया और ये सारी बातें उसे कही। तब पार्क ने बताया कि उस दिन जोंगहो की माँ को बहुत तेज दिल में दर्द उठा था और उसे लगा कि उसके बच्चे को कुछ हुआ है, तभी वो उसे ढूंढने निकली थी। पार्क इस तरह से लापता बच्चों के माँ बाप पे आरोप लगाते कांग पर भड़क गया। लेकिन कांग और प्रोफेसर इतनी जल्दी इस केस को नहीं छोड़ेंगे, वो इस रात से पर्दा उठा कर ही रहेंगे। अब दोनों जोंगहो के घर पहुंचे। उनका परिचय जानकर जोंगहो के बाबा ने उन्हें अंदर बुलाया और अपने बेटे की फोटो एल्बम ढूंढने लगा। यहाँ प्रोफेसर ने देखा कि एक कमरे में सीमेंट का बस्ता और कुदाल रखा हुआ है और उसी कमरे की फर्श नई ढलाई की हुई है। ठीक उसी वक्त जोंगहो की दादी वहाँ आकर जोंगहो के पिता की ओर देख उन्हें अजीब सा इशारा करती है, कुछ बताना चाहती है शायद। जोंगहो के पिता ये देख उसे फौरन कमरे में जाने को कहता है। इसके बाद प्रोफेसर ने उस दिन कॉल ट्रेस ना करने वाली बात पूछी, जिसपे उसने कहा गलती से कोई और बटन दब गया था। उनके सामने वाले कमरे में ही जोंगहो की माँ चुपचाप शांति से अपना काम कर रही है। यहाँ बच्चे को लेकर इतनी चर्चा चल रही है, लेकिन उसने जरा भी आग्रह नहीं दिखाई। ये सब देख प्रोफेसर का शक और बढ़ता जा रहा है। वापस जाने से पहले प्रोफेसर ने उनका बाथरूम इस्तेमाल करना चाहा और बड़ी हैरानी की बात है, उनके जाते ही पीछे पीछे जोंगहो के बाबा भी बगल वाले बाथरूम में चले गए और वहाँ भी वो कुछ बड़बड़ाने लगे। जोंगहो के घर से वो दोनों उसके माँ बाबा के प्रति अपने मन में ढेर सारा शक लेकर लौट रहे हैं कि रास्ते में अचानक प्रोफेसर बोल उठा, उस दिन बच्चे पहाड़ गए ही नहीं थे, उससे पहले उन्हें पकड़कर वापस ले आया गया था। ये सुनकर कांग भी दंग रह गया। अब रात में दोनों दोबारा इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर बोला, जोंगहो के बाबा मेरे बाथरूम जाने का सुन इतना क्यों घबरा गए थे? और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बाथरूम का दरवाजा भी थोड़ा खोल कर रखा था और जिस बाथरूम में वो गए थे वो महिलाओं का था, तो फिर वो उस पे क्यों गए? और उस बूढ़ी का वो अजीब सा इशारा करना वो क्या था? इन सब को मद्देनजर रख प्रोफेसर को शक है कि लाश उसी बाथरूम में छुपाई गई है। अगले ही दिन कांग ये सारे तथ्य लेकर डिटेक्टिव पार्क के पास पहुंचा। पार्क बोला, ये दुनिया बहुत निर्दयी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक असहाय माँ बाप पे शक करो। दिल बोलकर भी तो कुछ चीज होती है। असल में कांग इन बच्चों को ढूंढने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा है। ये तो वो बस अपने उस झूठे डॉक्यूमेंट्री से बदनामी को मिटाने के लिए एक ऐसी जटिल केस का समाधान निकालना चाहता है जिससे वो दोबारा सियोल जा सके। इसीलिए कांग ने तय किया कि वो इस खबर को टीवी पर लेकर आएगा। लेकिन ये जानकर उसका बॉस गुस्सा हो गया, क्योंकि इस तरह का एक संवेदनशील विषय बिना किसी सबूत के टीवी पे दिखाने का रिस्क वो लोग नहीं ले सकते। पर कांग खुद की जिम्मेदारी पे एक इंटरव्यू रखता है, जहाँ पर प्रोफेसर जोंगहो के बाबा को एक अपराधी के नजर से सवाल पे सवाल करता है। जोंगहो के बाबा गुस्से से जब वहाँ से जाने लगे, तब प्रोफेसर बोला, मुझे मालूम है उस बाथरूम में ही उन बच्चों की लाश है। ये सुनकर अब जोंगहो के बाबा ने अपना आपा खो दिया और प्रोफेसर को एक थप्पड़ मारकर बोला, तुम्हें जो समझना है, जो करना है करो,
लेकिन अगर तुम्हारा शक गलत साबित हुआ तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ प्रोफेसर सरकारी अफसरों को अपनी इन्वेस्टिगेशन की पूरी थ्योरी समझाता है और आखिर में तय हुआ कि जोंगहू के घर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। इतने सालों बाद उन लापता बच्चों के मृत शरीर को निकाला जा रहा है, ये जानकर वहाँ दुनिया भर की मीडिया, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ प्रोफेसर और कांग भी काफी चिंता में है इतना बड़ा एक ऐसा कदम उठाने के लिए, लेकिन डिटेक्टिव पार्क अभी भी इसके खिलाफ है। अब थोड़ी देर में खुदाई का काम शुरू किया गया। सबसे पहले बाथरूम में कुछ देर खुदाई के बाद उन्हें वहां से एक बच्चे का जूता मिला। ये देख बाहर हलचल मच गई और यहाँ अंदर जोंगहू के माँ बाबा असहाय होकर बैठे हुए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि एक लड़की का जूता है। उसके बाद उस कमरे की खुदाई हुई जहाँ नया फर्श ढलाई किया हुआ था। घंटे भर की इस खुदाई तोड़फोड़ ने उनके घर को खोखला करके रख दिया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। प्रोफेसर अपनी थ्योरीज पे यूं पानी फरता हुआ देख अब उसी बूढ़ी महिला को वही इशारा करने को कहता है जो उस दिन उसने किया था। उस बूढ़ी ने जब वही इशारा किया तो गांव वाले बोलने लगे, ये तो वो बच्चों के गुम होने की पहले से ही करती थी, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस तरह एक असहाय माँ बाबा के घर ऐसे सर्च ऑपरेशन करने पे पूरा गांव उस प्रोफेसर पे बौखलाया हुआ है, उसकी घोर निंदा कर रहा है, यहाँ तक कि उसे मारने पे भी तुला है। बड़ी मुश्किल से पुलिस उसे वहां से सुरक्षित लेकर आई, लेकिन इस हादसे के बाद कांग पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आए कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है और इस भूल का प्रायश्चित करने उसने अपनी इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ प्रोफेसर अभी भी कांग को फोन पे कह रहा है कि जोंगहू का बाबा ही कातिल है, उसने उन लाशों को वहां से हटा दिया होगा। लेकिन अब कांग उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अपने खोए हुए संतान के बाबा माँ की रोती और असहाय आंखों को देख कांग समझ चुका था कि उसने कितनी बड़ी भूल, कितना नीच काम किया है। अब यहाँ रात में जोंगहू के बाबा अपने बच्चे की तस्वीर लिए बैठा है। जोंगहू की माँ आकर बोली, जो हुआ अच्छा हुआ, अब कोई हमें शक की नजर से नहीं देखेगा। जोंगहू के बाबा ने कहा, लोग मुझ पे शक करते हैं या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अब सबने मान लिया है कि जोंगहू जिंदा नहीं है। ऐसा कोई एक भी नहीं बचा जो अब ये सोचे कि जोंगहू बचा है, वो वापस आ सकता है। ये सोच सोचकर उसका दिल दर्द से फटा जा रहा है। उसका ये रोना देख किसी के भी दिल को निचोड़ कर रख देगा। साल 2001, 5 बच्चों के लापता को आज पूरे 10 साल हो चुके हैं। जोंगहू के बाबा अपने एक दोस्त से कह रहा है, आज अगर मैं अपने बच्चे को यहाँ रास्ते में देखूंगा तो उसे पहचान नहीं सकूंगा। पता है, मैं रोज सपने में अपने बेटे को देखता हूँ जो कि अब काफी बड़ा हो गया है और मेरे उसे ना पहचान पाने पे वो मुझसे बहुत खफा है। ये सब बातें करके दोनों बदनसीब बाबा हंसने लगे, लेकिन इन हंसी में कितना ही दर्द छुपा है ये कल्पना से बाहर है। इसके कुछ दिनों बाद ही जोंगहू के बाबा चल बसे। पहले बच्चा, फिर पति। जोंगहू की माँ का दर्द का कोई हिसाब नहीं कर सकता। पुलिस वालों से लेकर सरकार तक अब उन बच्चों के किस्से को भूल चुकी थी, लेकिन शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था और एक दिन बहुत तेज तूफान की वजह से गांव में भयंकर बारिश हुई, जिसकी वजह से पहाड़ की मिट्टी खिसक कर नीचे गिर गई। तूफान के शांत होने के बाद और कुछ दिन गुजर गए। एक दिन 2 आदमी पहाड़ पे घूमने जाते हैं और तभी उन्हें वहां दिखता है किसी इंसान के सर का कंकाल। साथ ही साथ पुलिस की टीम वहां पहुंची और इतने सालों बाद उन लापता बच्चों के कंकाल मिलने की खबर का पता लगाने कांग को भी वहां भेजा गया। एक एक कर वहां से बरामद हुई 5 बच्चों के कंकाल। उनके कपड़ों से माँ बाप ने अपने बच्चों की पहचान की। सभी माँ बाप अपने बच्चों की ऐसी दुर्दशा देख रो पड़े। रात में कांग को वहां देख एक माँ उसे कहने लगी, तुम क्यों यहाँ दोबारा आए हो? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से ही जोंगहू के बाबा मारे गए और मरने के बाद उसने ही हमें अपने बच्चों तक पहुंचाया है। कांग कुछ नहीं कह पाया। अब वही प्रोफेसर कांग के पास आया और बोला, यहाँ पुलिस के इतने ढूंढने के बाद भी लाश क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि वो यहाँ पे थी ही नहीं। जोंगहू के घर सर्च ऑपरेशन करने से पहले ही उसने उन लाशों को यहाँ दफनाया है। कांग ने गुस्से में उसे घूसा मारकर कहा, जोंगहू के बाबा मर चुके हैं, अब तो तुम अपना ये पागलपन बंद कर दो। लेकिन प्रोफेसर भी गुस्सा हो गया क्योंकि इस केस की वजह से उसने अपनी नौकरी, परिवार, इज्जत सब कुछ खो चुका है। कांग बिना कुछ कहे वहां से चला गया, मगर उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ है, इसीलिए वो सीधा फॉरेंसिक लैब आ पहुंचा, ये जानने कि उन बच्चों का खून हुआ था या नहीं। डॉक्टर उसे देखकर पहचान गया।
यही वो था जिसने जोंगहो के पिता पे शक किया था। अब वो उसे अंदर ले आकर बताने लगा। बच्चों के सर जैकेट से और पैर पैंट से बंधे हुए थे और वो सभी स्क्वायर नॉट में बंधे हुए थे। ये गांठ बहुत ही मजबूत होती है, लेकिन आसानी से खोला भी जा सकता है। और बच्चों के सर पर छोटे छोटे चिन्ह के निशान हैं, जो किसी छोटे और पैने हथियार से किए गए हैं, जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं। मालूम पड़ता है ये खूनी एक साइकोपैथ है, जो बच्चों को इस तरह बार बार चोट पहुंचाकर, उनके बहते खून को देखकर, उनकी पीड़ा देखकर उसे सुकून मिल रहा था। ये सब सुनकर कांग के रोंगटे खड़े हो गए। वो एकदम सन्न हो गया। इसके बाद वो डिटेक्टिव पार्क से मिलने आया और सीधा उससे पूछा, किसने किया है ये खून? डिटेक्टिव पार्क बोला, ना इस गांव का कोई, ना उनके परिवार में से किसी ने किया है। एक गवाह से पता चला था कि उस दिन उन बच्चों के जेब में कुछ खाने का सामान था, पर उनके परिवार वालों का कहना है कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इसका मतलब खूनी ने ही उन बच्चों को पैसे दिए थे उससे पहाड़ में मिलने के लिए, और बच्चे खूनी को पहले से ही जानते थे और खूनी भी इस पहाड़ के इन रास्तों से वाकिफ था। लेकिन पार्क और भी कुछ जानता है। जिस दिन जोंगहो के घर सर्च ऑपरेशन चला था, उसी दिन रात को पहाड़ से घूम के आने के बाद मैंने जोंगहो के घर के बाहर एक गाड़ी देखी थी। मैंने गाड़ी का नंबर नोट किया और ड्राइवर को गाड़ी से उतरने को कहा, लेकिन तभी डर कर उसने अपनी गाड़ी तेजी से भगा दी। अगले दिन जब मैंने उस नंबर प्लेट के गाड़ी के ड्राइवर को थाने बुलाया, तो वो खुद को निर्दोष बताता है। उसके पास सबूत भी था कि वो उस दिन वहाँ था ही नहीं। मुझे पता था कि वही खूनी है। चाहता तो मैं भी था कि उसे भी ऐसी मौत की सजा दूं, लेकिन कानून के आगे मेरे हाथ बंधे थे और अब तो स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन भी समाप्त हो चुका है। वहां से निकलने के बाद कांग उसी क्राइम सीन में गया। उसने अपना मुंह जैकेट से बांधा और वहां लेटकर उन बच्चों पे हुए उस अत्याचार की घटना को सोचने लगा और सोचता है कि खूनी क्यों जोंगहो के घर गया था। शायद वो हर साल बच्चों के घर उस पहाड़ पर आया होगा जांच करने के लिए, या हर महीने या हर दिन वो आता होगा यहाँ। कैसे एक साथ 5 बच्चों का खून कर सकता है? इसी के साथ कहानी पीछे चली गई, जहाँ खूनी ने कैसे सारे बच्चों के लाशों को खींच खींच कर उन्हें यहाँ गाड़ा था और फिर एक पत्थर रखकर इस कब्रिस्तान को अंकित किया। अब कुछ दिन बाद डिटेक्टिव पार्क ने कांग को खूनी का स्केच और उसकी गाड़ी का नंबर भेजा। कांग अगले ही दिन खूनी के घर जा पहुंचा। वहां उसे जो चीजें दिखी वो डरा देने वाली है। बच्चों के खिलौने से भरा हुआ एक ड्रॉअर, जिसमें खूनी की तस्वीर भी उसे मिली। वहीं पास में बहुत सारी किताबें रखी है, जिसे स्क्वायर नॉट से बांधा गया है। कांग समझ गया यही असली खूनी है। वो उस पर नजर रखने के लिए बाहर अपनी गाड़ी में ही उसका इंतजार करने लगा, लेकिन एक समय में उसे नींद आ गई। दूसरी तरफ टीवी पर खबर आ रही है, 2 बच्चे लापता है। क्या पता शायद उसी खूनी ने उन दोनों बच्चों को भी मार दिया हो। अब यहाँ खूनी के घर में घुसते ही उसे एहसास हो गया कि कोई उसके घर यहाँ तलाशी करने आया था, इसलिए वो बिना एक पल गवाए बाहर निकला और कांग को वहाँ सोते हुए देख लिया। फिर उसकी गाड़ी के अंदर उसे अपनी स्केच और गाड़ी नंबर लिखा हुआ कागज दिखा। वो समझ गया कि यही उसके घर आया था, इसलिए उसने भी कांग के गाड़ी के नंबर की एक तस्वीर खींच ली। अब अगले दिन खूनी कांग की बेटी के स्कूल आ पहुंचा। थोड़ी देर बाद कांग को उसकी पत्नी का फोन आया कि उनकी बेटी कहीं नहीं मिल रही। दोनों पागलों की तरह अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी एक गाड़ी से उतरकर उनके पास आई। बेटी को सामने देख उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उसके पैर में एक कपड़ा बंधा हुआ है, जो कि किसी आदमी ने चोट लगने पे उसे बांध दिया था और वो स्क्वायर नॉट में बंधा हुआ है। कांग को समझते देर नहीं लगी कि ये उसके लिए एक चेतावनी है कि वो आगे की कार्रवाई ना करे। कांग तभी गुस्से में उस खूनी का पीछा करने निकल पड़ा। गाड़ी का पीछा करते करते वो एक कसाई खाने आ पहुंचा और वहां पता चला कि वो यहाँ का एक कसाई है। इसके बाद उसके ऑफिस में कांग ने देखा कि वहाँ अलग अलग तरह के हथियार रखे हुए हैं, जिससे वो यहाँ के जानवरों को मारता है। तभी उसकी नजर टेबल पर वैसे ही छोटे छोटे चिन्ह पर पड़ी, जैसे बच्चों के सर पे चोट के निशान उसने देखे थे। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि इसी हथियार से उसने उस दिन उन बच्चों को बेरहमी से मारा था। अब वो उसके सामने गया, जहाँ खूनी एक जानवर की हत्या करने जा रहा है। कांग के बुलाने के बावजूद उसकी बात न सुनकर उसने उसके सामने ही बड़ी बेरहमी से, बड़ी क्रूरता से उस जानवर को मारता रहता है। कांग उसके चेहरे, उसकी आंखों में ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून देखकर समझ गया कि ये कोई स्वस्थ, दिमागी ठीक, साधारण इंसान नहीं हो सकता। कांग ने उससे सीधे सवाल किया,
तुमने उन बच्चों को ऐसे ही मारा था ना, और इसीलिए तुमने ये काम लिया है, क्योंकि बिना खून देखे तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हें शांति नहीं मिलती। खूनी एक अजीब सी डरावनी हंसी के साथ बोला, हाँ बिल्कुल सही। और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। खूनी के सर पर चढ़ा ऐसा जुनून, ऐसे पागलपन किसी के भी रूह को कपा देगी। उसने कांग का गला दबाया, लेकिन तब भी कांग कहता रहा, तूने ही उन बच्चों का खून किया है। अब खूनी बोला, तुम्हारे पास है कोई सबूत? कांग इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। जब खूनी समझ गया कि कांग के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो उसे छोड़कर वहां से चला गया। इधर कांग सब कुछ जानने के बावजूद, खूनी को अपने सामने खड़ा देखने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा। ये चीज उसे अंदर से खाई जा रही है, ठीक जैसे डिटेक्टिव पार्क को भी मजबूर होकर उसे छोड़ना पड़ा था। आज 12 नवंबर 2002 है। सभी परिवार को बुलाया गया है, उन्हें उनके बच्चों के अवशेषों को सौंपने के लिए, लेकिन वो सभी खुद को रोक न सके। ऐसे अपने जिगर के टुकड़ों को इस हालत में देख सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। ये दृश्य बहुत ही हृदय विदारक थी, जिसे शायद शब्दों में बयां नहीं कर सकते। अब कांग जुंगू की माँ के पास आया उस दिन के लिए माफी मांगने। वो बोली, इस पे तुम लोगों का कोई कसूर नहीं, और उस दिन की कहानी सुनाई जब 2 महीने बाद जुंगू का उसे फोन आया था, जो दरअसल किसी ने मजाक में किया था, और वो समझ चुकी थी कि ये कोई और है, उसका जुंगू नहीं। जुंगू का कॉल ना होते हुए भी उसने पुलिस को इसकी खबर दी, क्योंकि सभी उन लापता बच्चों को जुंगू को भुला चुके थे, और पुलिस को बताने पे कि वो जुंगू ही है, वो फिर से उन बच्चों को ढूंढने का आग्रह दिखाएंगे, खोजबीन करेंगे। मैंने और जुंगू के बाबा ने इस झूठ को छुपाया, जिसके लिए प्रोफेसर और कांग ने उस पर शक किया। अब दिखाता है जुंगू और उसके बाकी के दोस्त पहाड़ पर घूमने जा रहे हैं, और इस बार उसके बाबा उसके साथ हैं। फिर जुंगू अपने बाबा और बाकी दोस्तों सहित उन पहाड़ों की वादियों में ओझल हो गए, जैसे मानो उन्हें यहाँ से मुक्ति मिल गई हो। इसी के साथ मैं ये दिल छू लेने वाली कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। इस कहानी में एक साथ खूनी और कांग को दिखाए गए दृश्य को छोड़कर हर एक घटना सच्ची है। 1991 में घटी इस घटना के रहस्य को पुलिस आज तक नहीं सुलझा पाई। इस तरह के और भी कई घटना घटने की वजह से कोरिया में स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन के नियमों में बदलाव किए गए। कहानी पसंद आई तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को लाइक के साथ साथ ढेर सारा शेयर भी पक्के से करें। कहानी सुनते रहिए, सुनाते रहिए। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।